अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी, सबसे पहले तो खदीजा शाह, सलमान शाह की बेटी गिरफ्तार, उसने गिरफ्तारी दे दी है। उसकी जो ऑडियो है कुछ उस पर बात करते हैं। मरियम नवाज ने कल मुस्लिम लीग नून के उलमा और मशाइख विंग से खिताब किया है, वो उस पर थोड़ी बात करते हैं। और फिर बात करेंगे कि दुनिया जो तेज़ी से बदलती हुई दुनिया और इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, उसमें चीन का जनी उभरना और माइट और उसके रद्द अमल में दुनिया में जिस तरह के ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो तैयारियां कहाँ हैं और हम उसमें यानी कहाँ खड़े हैं। तो पहली बात तो ये है कि खदीजा शाह का जो ऑडियो अगर आपने सुन ली है, तो वो कॉल जो है ना, वो जो कल भी वीलॉग में जो मैं गुजारिश कर रहा था एलीट कैप्चर की, उसकी वो बेहतरीन मिसाल है। वो ऑडियो, वो खदीजा शाह की जो गुफ्तगू है, वो पूरा माइंड सेट है। और वो माइंड सेट हमें ये बता रहा है कि वो ये कह रही हैं कि देखिए, वो सीधी बात है, वो ये कह रही हैं कि वो कोई आम औरत नहीं है, वो कोई आम यानी पाकिस्तानी नहीं है जिसको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाए। वो उस तरह की जो खवातीन हैं, उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है, ना डालना चाहिए, और ना ही इस क्लास की खवातीन की कोई किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो शी इज ओवर एंड अबव द लॉ और शी बिलोंग टू अ सर्टन, मतलब है कि वो ग्रैंड डॉटर हैं एक आर्मी चीफ की, लिहाजा उनकी तरफ तो देखना भी मतलब है किसी भी तहकीकाती एजेंसी का नाजायज होगा। और उसके साथ ही वो ये बताती हैं कि चूंकि उनके पास कनाडा की शहरियत है, लिहाजा वो अपनी एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, उनके साथ भी वो राब्ते में है और लीगल काउंसिल वगैरह वो देख रही हैं। 5 दिन की रुपोशों की बात, बहरहाल उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है, क्योंकि कनाडा का शहरी होने का या बरतानिया का शहरी होने का ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान में हर तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं या दुनिया में कहीं भी चाहें तो गुंडा कर सकते हैं। ये इंडिया जाके जरा करके दिखाएं, यानी पासपोर्ट अपने रखें। वो तो डुअल नेशनैलिटी इंडिया नहीं देता, लेकिन अगर आपने इंडियन नेशनैलिटी तर्क करके आप इंडियन ओरिजिन के हैं और आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, आप इंडिया जाके जरा कोई इस तरह करके दिखाइए। आपको इंडियन जेलों में बाकायदा यानी इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन या इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन या इंडियन ओरिजिन के यूरोपियन कंट्रीज के नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको एक्चुअल कोकेशियन वाइट जिन्हें कहा जाता है, सफ़ेद फार्म लोग, आपको वहां जेलों में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा माइंड सेट है, जिस तरीके से ये मुल्क में रहते हैं, चलाते हैं, बाकी तमाम कौम को किस तरह हकीर समझते हैं, एक घटिया दर्जे की मखलूक समझते हैं और खुद को क्या समझते हैं, ये ऑडियो कॉल उसका बेहतरीन सबूत है। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी बात नजर आती है वो है सल्यूट टू जनरल आसिम मुनीर। ये ही इज द मैन, अदरवाइज हो नहीं सकता। ये जो दौड़ें इनकी लगी हुई है ना सबकी, यानी एक लाहौर का एक साबिक कोर कमांडर का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, उसकी सारी की सारी फैमिली, उसका बैकग्राउंड आर्मी का है, लेकिन उसके बावजूद उसको माफी नहीं मिल रही। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। यानी अब जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में वो लोग कानून के नीचे आने लग गए हैं जिनके पहले हम सोच भी नहीं सकते, वो खुद भी नहीं सोच सकते थे, कौन भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन दिस इज द मेरिकल जॉब ऑफ जनरल आसिम मुनीर। और जनरल आसिम मुनीर की अगेन अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्यों इनकी अपॉइंटमेंट पर इस कदर अनप्रेसिडेंटेड रेजिस्टेंस, जो इस एलीट कैप्चर ग्रुप ने जो रेजिस्ट किया था इस अपॉइंटमेंट को। और दाद दीजिए नवाज शरीफ को कि जिसने किसी भी तरह के दबाव में आने से इनकार कर दिया। और उसने जब शहबाज शरीफ यहां पे मशवरा मांगने आए तो उन्होंने कहा, यानी हुकूमत चाहती तो चली जाए, किसी तरह का दबाव उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का 6 महीने वाला जो फार्मूला था एक्सटेंशन का, या फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो फार्मूले वो लेकर आता था, उस सारे दबाव को, जनरल कमर जावेद बाजवा के आखिरी दिनों के सारे दबाव को नवाज शरीफ ने बर्दाश्त किया, ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी जगह पे वो बंदा खड़ा रहा और हमें वो अपॉइंटमेंट करवा के दी पाकिस्तान को, जिसकी बरकतें अब हमारे सामने आ रही हैं। अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान आया नहीं है, लेकिन उसकी ये जो एक सिंगल अपॉइंटमेंट है, उसने आपने देखा कि किस तरह से हम गर्दाब और तूफान से अब निकलते हुए जा रहे हैं और कानून का साया कायम होता हुआ नजर आ रहा है। ये होती है लीडरशिप, इसे विजन कहते हैं। सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। आगे चलते हैं जी। मरियम नवाज का जो कल का खिताब था, देखिए बात ये होती है कि जो दिलेरी होती है ना, वो दिलेरी, इंसान की शख्सियत में जब दिलेरी होती है तो वो दिलेरी मखसूस नहीं होती है कि आप यानी एक खास तरह के एनवायरनमेंट में तो दिलेर हैं, अदरवाइज आप दिलेर नहीं है, यानी ऐसा नहीं होता। दिलेर आदमी दिलेरी होगा, बुज़दिल आदमी बुज़दिल होता है। अच्छा, जहां पे दिलेरी हमने मरियम नवाज की वो वाली देखी, वो जबर का स्याह तारीख और काला दौर, उसमें रेजिस्टेंस की वो एक आवाज बनकर उठी और वो
लोगों के पास गई और जलसों में गई और उसने वो एक फर्म स्टैंड लेकर जिस तरह से वो लड़ी है, वो तो यानी उसका जेल जाना हो या उसका जो जो भी मजालिम उस पर हुए वो सारी कौम ने देखे, उस पर उसका रद्द-ए-अमल भी यानी कौम ने देखा। लेकिन वो दिलेरी की एक ज़ाहिर है उसकी शक्ल थी जो उस जबर के मौसम में हमने देखी, कैद की शक्ल में वगैरह वगैरह। ये जो कल का खिताब है, इस खिताब में जो है वो हमें उसी दिलेरी का एक और शेड नजर आया कि ये लीडर का असल काम क्या होता है। यानी ये तो एक चीज है ना कि आपने रेजिस्ट किया जबर को और आप खड़े रहे, हिले नहीं, ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जो लीडर का असल काम क्या होता है, रिफॉर्म्स होता है ना। यानी वो मुआशरे में जो मौजूद भयानक तजादात हैं वो उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है। लीडर होता वही है जो एड्रेस करे एक्चुअल प्रॉब्लम्स को, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल नहीं होती, प्रॉब्लम्स मेनली सोशल होती हैं। हमारे सोशल जो बिहेवियर हैं यहीं से फिर बाकी चीजें निकलती हैं ना। तो मरियम नवाज ने ये जो कल एड्रेस किया है इशू, वो है कि दीन का सियासत में जो मक्कारी से इस्तेमाल है, उस इस्तेमाल को उसने एड्रेस किया है उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस में बैठकर। और ये जो कन्फ्रंट करना होता है रियलिटी को, मतलब फिर उसके बाद उसने जो है एक्सप्लेन किया है कि ये मजहब के नाम पर ये मतलब चिकन जलाना, ये जादू टोने करने, ये ज़ईफुल अक़ादी, ये तबाहुम परस्ती, ये पीर परस्ती, ये मजहब के नाम पर यानी कोई और ही काम हो रहा है और उसको लोग मजहब समझ रहे हैं, और उसका जो सियासत में इस्तेमाल है ये भयानक है, ये बहुत भयानक है। ये हमें यानी शौरी तौर पर वो जो दौली शाह के चूहे, अल्लाह माफ करे, वो दौली शाह के चूहे जिसको हम कहते हैं, बाय द वे, भाई ये मैंने मुंह से अल्फाज अदा किए हैं और मुझे शर्मिंदगी हो रही है, शर्म आ रही है कि आप जिंदा इंसानों को यानी बच्चों को उनके सरों पे वो बांध दिया जाता है, एक तरह का वो एक ये लॉक कर दिया जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी फिजिक बड़ी हो रही होती है, उसका ब्रेन जो है, उसका सर जो है, उसको यानी लॉक करके उसकी ग्रोथ रोक दी जाती है। उस एक नॉर्मल बच्चे को उसको जबरी माजूर बनाया जाता है, और वो भी बदतरीन ज़हनी माजूर, और फिर उसका नाम रखा जाता है दौली शाह के चूहे। इंसानों को ये है वो जुल्म जो मजहब के नाम पे होता है। दौली शाह क्या है, पीर है कि वो बच्चा जो है उसको वो मन्नत मांग के, अल्लाह माफ करे, ये सब कुछ मजहब के नाम पे होता है कि माँ और बाप अपना बच्चा उस मज़ार पे चढ़ावा दे देते हैं, और बच्चा जो है उसको उसकी शर्त यह है कि उसके सर पे वो बांध दिया जाता है, एक मेरे जहन में सही वर्ड नहीं इस वक्त आ रहा क्या, बांध के वो उसकी ग्रोथ रोक दी जाती है। और वो आम हमारे रास्तों में भीख मांग रहे होते हैं और उनको लोग कहते हैं कि ये दौली शाह के चूहे हैं। जिंदा इंसान है वो, जिंदा इंसान। उन बच्चों पे बदतरीन और भयानक जुल्म होता है और उनको जबरी माजूर, ज़हनी माजूर बना के सारी जिंदगी के लिए भिखारी बना दिया जाता है, और उनको दौली शाह के चूहे कह के उनकी सारी जिंदगी तजलील की जाती है। ये सब कुछ मजहब के नाम पे होता है। सियासतदान जो है वो आम तौर पे इस तरह के मसाइल पर खामोश रहते हैं। वो क्यों खामोश रहते हैं? क्योंकि उनको अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना होता है। वो ये कहते हैं इन जनरल कि देखिए, ये लोगों के जो भी मजहबी एतकाद हैं, वो किसी मज़ार पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो अपनी औलाद को मज़ार पे चढ़ावा चढ़ा देते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, वो भिखारी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, हमारा तो वोट बैंक है। हम इन मौजूआत पर क्यों, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर गौर दें, डेवलपमेंट में जो भी उनका एजेंडा है, हम उस पर इन मामला पे नहीं आते। इट टेक्स ग्रेट लॉट ऑफ करेज फॉर अ पॉलिटिशियन टू एड्रेस दीज इशूज, और ये मरियम नवाज ने कल काम किया है। उसने एक्सपोज किया है और बताया है कि ये जुल्म है। मतलब है कि दीन के नाम पर जादू टोने चले और फिर इनका सियासी इस्तेमाल, ये तबाही के अलावा कुछ नहीं लेकर आता। और इस इशू को एड्रेस करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, जिससे हमें यानी इसको सराहना चाहिए और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि मरियम नवाज कल को अगर यानी पावर में आती हैं तो वो इन रवैयों के खिलाफ यानी एक समाजी तौर पर जो जद्दोजहद होती है उसको जारी रखेंगी। अच्छा, जहां पे हम ये दुनिया में ये हम वहां दौली शाह के चूहे पैदा कर रहे हैं, हम ये अल्लाह रहम करे और फिर उनको तज़हीक कर रहे हैं, वहां दुनिया में जो ब्लॉक्स अब बन रहे हैं मेरे भाई, उसमें हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि मैं आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो प्रेजेंट यूरोपीय यूनियन है, जिसको हम एग्जिस्टिंग इस वक्त ये वाली यूरोपीय यूनियन है, ये 1 नवंबर 1993 को वजूद में आई हॉलैंड में। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये इकोनॉमिक एक ब्लॉक है, ट्रेडिंग ब्लॉक है, तजारती ब्लॉक है, अमेरिकन माइट प्रेशर से बचने के लिए। 93 मैंने आपसे गुजारिश की। अच्छा, क्योंकि सोवियत यूनियन जब क्लैप्स हुआ है तो अमेरिकन एक्चुअल जो एम्पायर का जो आगाज हुआ है वो तब हुआ है, जो कि बहुत जल्दी चैलेंज हुआ है। अगर आप देखें तो सिर्फ ये 1990 से लेके कोई ज्यादा अरसा अरेंजमेंट नहीं चला, ये कोई 33-34 साल
खुली आज़ादी के अमेरिका को मिले हैं, चीन अब खड़ा हो गया। अच्छा, तो उसमें जो प्रेशर से बचने के लिए यूरोपीय यूनियन जिस तरह एक ब्लॉक है, यानी अपने कारोबार, अब इंग्लैंड चूंकि ब्रेग्जिट करके यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गया, अब ये वापसी के रास्ते ढूंढ रहे हैं। वापसी का पहला रास्ता क्या है कि ये अब उस तरह की जो आइडियाज हैं, टॉयज हो रहे हैं ना डिफरेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, मैं कह रहा हूं आइडियाज जो डिस्कस हो रहे हैं उनमें से मिसाल के तौर पर एक ये है कि फ्रांस और इंग्लैंड अगर एक यूनियन बना लें, फ्रांको ब्रिटिश एक यूनियन बन जाए, तो उसके बाद इन दोनों मुल्कों की जो इकोनॉमी अगर मिलेगी तो उसका साइज क्या होगा, इन दोनों मुल्कों की कंबाइंड जीडीपी क्या होगी, इन दोनों मुल्कों की कंबाइंड आबादी, इन दोनों की मुल्कों की कंबाइंड जो आर्मीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो अगर रिसोर्स अपने सारे के सारे पूल कर लें, ये यूनियन बन जाए, तो उसके बाद ये यूनियन बनने के बाद ये खुद यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी एक, यानी आप कहिए कि इन दोनों मुल्कों को बेहतर डील मिल सकती है, बेहतर टर्म्स पे ये दुनिया से डील कर सकते हैं, चाइना को फेस कर सकते हैं और अमेरिका को फेस कर सकते हैं। ये है आइडियाज। अच्छा, ये उस तरह की यूनियन है, मैं आपको बुलाऊं कि ये इस तरह की जो यूनियन है ये माजी में अरबों में भी ट्राई हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे 1958 में एक यूनियन बनी थी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक उसका नाम था। ये यानी इजिप्ट, मिस्र और सीरिया, शाम, ये दोनों मुल्क एक हो गए थे, यूनियन बन गए थे। 3 साल इनका अरेंजमेंट चला था। उसके बाद फिर शाम में फौजी बगावत हो गई तो वो इजिप्ट से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये जो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनी थी, इसके रद्दे अमल में जॉर्डन और इराक ये भी एक हो गए थे, क्योंकि दोनों बादशाह जो थे वहां के कजन थे आपस में, तो वो, लेकिन वो 5-6 महीने अरेंजमेंट चला, वो भी टूट गया। बैल्कन स्टेट्स जो हैं, इनके बारे में यानी आइडियाज हैं कि ये अगर इकट्ठे हो जाएं सारी स्टेट्स तो इनकी ज्वाइंट स्ट्रेंथ क्या होगी। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जो है वो ये है कि जो स्टैन वाले जितने भी कंट्रीज हैं, दैट एंड्स इन स्टैन, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये 7 स्टेट्स हैं स्टैन। तो ये अगर 7 स्टेट्स इकट्ठी हो जाएं तो इनकी जो मजमूई आबादी है वो क्या होगी, इनका जो ज्वाइंट पोटेंशियल क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हाउस कितने बड़ा साबित हो सकते हैं, मार्केट कितनी बड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर चीन और इंडिया दोनों के साथ लगता है। तो ये अगर एक ब्लॉक बन जाए, इकोनॉमिक ब्लॉक, तो यहां पे यानी ये क्या इंपैक्ट डाल सकता है, और ब्लॉक बनकर ये बाकी दुनिया के जो ताकतवर ब्लॉक्स हैं उनसे किस तरह से ऑनरेबल तरीके से बात कर सकता है। तो ये है दुनिया में इस वक्त, ये ब्रिक्स क्या है, ये G20 क्या है, ये अच्छा, हमारे यहां सार्क होती थी, है मौजूदा कागजों में तो अब भी है, लेकिन सार्क जाहिर है कि नहीं चल पाई, क्योंकि वो मतलब कागजों में तो मौजूद है लेकिन उसका कोई इफेक्टिव, वो पाकिस्तान इंडिया का झगड़ा वो खत्म ही नहीं होता। तो अब बेसिकली वो वक्त आ गया है, मैं गुजारिश करने का मतलब ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि वही नवाज शरीफ का विजन 1990 वाला, जिसको 33 साल डिले कर दिया गया है, बहरहाल तारीख तो आगे बढ़ती है, अब हमें यह देखना है कि हम पाकिस्तान में जब स्टेबिलिटी पहले लेकर आए तो उसके बाद सार्क में हम अपना जो वाइबल रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, और उसका रास्ता, उसकी चाबी इंडिया है। यानी भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जितनी जल्दी बेहतर होंगे, हम तिजारती यानी नॉर्मल एक रिलेशनशिप में आके जब हमारे एक वो तिजारती मामलात खुलेंगे, कारोबार, उसके अलावा कारोबारी, उसके अलावा समाजी, फिर टूरिज्म के, तो जब हमारे हालात अच्छे होंगे, मामलात अच्छे होंगे, तो हम सार्क में भी का फायदा भरपूर तरीके से उठा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के दोनों हमसाए एक अजीम जाइंट हैं, चाइना और इंडिया, और इनके हमसाए रहते हुए अगर हम यानी इस कदर बदहाली का शिकार है और अफगानिस्तान इतनी बदहाली का शिकार है, तो ये हमारी तकदीरों में नहीं लिखा हुआ। हमें अपने रीजन की तरफ देखना है, ईरान की तरफ देखना है, अफगानिस्तान, ये स्टैन, ये सार्क, ये चीन के साथ हमारे ताल्लुकात, वहां पे हमारे मसाइल की जो है ना चाबियां वो उधर हैं। ये अमेरिका और यूरोप के साथ ये पाकिस्तान की जो है ना एलीट, यही ये वाली, ये इनके इंटरेस्ट हैं, अवामी मफाद, अवाम और कौम का जो तजारती और माली और खुशहाली का जो रास्ता है वो अपने रीजन में है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका और उनसे हम पीछे हो, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ वहां पे हमें जो हमारे हमसाए हैं उनके साथ जब हम मजबूत होंगे तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में हमारी इज्जत और वैल्यू और वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले घर में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी, और तय होना चाहिए कि हमने आखिर कौन सा यानी निज़ाम लेकर आगे चलना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। आई होप कि मैं अपनी बात बयान कर पाया हूं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला वो पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और पाकिस्तान में वो क्लैरिटी लेकर आए कि आखिर किस रास्ते पर चलना है और मंजिल का क्या है। इस मामले में अल्लाह करे कि हमें क्लैरिटी मिल जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसकी तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।